गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलो आज के सेशन में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो ये इसका फर्स्ट लेक्चर है जो कि हिंदी मीडियम के लिए है और इसका सेकंड लेक्चर भी होगा और फिर हम लोग इंग्लिश मीडियम का भी अलग से करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि देखो ज़िंदगी तो एक जानवर भी जी लेता है लेकिन उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। वो धरती पे आया, खाया पिया, जिया और मर गया। तो इंसान जो है वो ये जो मनुष्य जीवन है वो बहुत ही तपस्या के परिणाम स्वरूप मिलता है। तो ये धरती जो है बच्चों एक रंगमंच है। यहाँ पे एक ऐसा काम करो, एक ऐसी मिसाल छोड़ के जाओ कि लोग तुम्हें याद करें और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए। तो यही बताई गई है कि ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है लेकिन आप इस कदर ज़िंदगी जियो कि एक मिसाल बन जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक जाना पहचाना चेहरा बन जाओ। ठीक है, तो इसी बात के साथ चलो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ नियत रहती है, समय के साथ घटती है कि समय के साथ अनियमित प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, यानी अभिकारक के सांद्रता पर। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता घटेगी क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अभिक्रिया की दर जो होगी वो समय के साथ घटेगी। तो इसका आंसर होगा सी। तो सी ऑप्शन सही है। अभिक्रिया 2H2 प्लस 2NO 2H2O प्लस N2, मतलब यहाँ पे देखो इस तरीके से बताया गया है कि जो रिएक्शन है वो 2H2 प्लस NO जो है वो 2H2O प्लस N2 बना रहा है। तो इसका रेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि KH2 और NO का पावर 2 है। तो अभी का ये जो मात्रक है रेट कांस्टेंट उसका मात्रक क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अगर इसका हम ऑर्डर ज्ञात करते हैं तो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे NO का पावर 2 है और यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे। तो ऑर्डर हो जाएगा 2 + 1 कितना 3 हो जाएगा ऑर्डर। तो अब आपको ना यूनिट कैलकुलेट करना है। तो यूनिट कैलकुलेट करने का एक जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था कि मोल पर लीटर पर सेकेंड और नीचे बटा में कर दो मोल पर लीटर और इसका पूरा का पावर जो ऑर्डर रहेगा वो हो जाएगा। तो यही फार्मूला है यूनिट कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये सब जगह आपका लागू होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर 0 है तो मोल पर लीटर के पावर n के जगह पे 0 करोगे तो यूनिट वही आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर ऑर्डर 1 है प्रथम कोटि का अभिक्रिया है तो नीचे n के जगह पे यहाँ पे 1 कर दो
तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएगा तो केवल पर सेकेंड बचेगा। वही अगर 2 है तो n के जगह पे 2 रख के सोल्व कर लो। यहाँ पे चूंकि ऑर्डर कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 रख के सोल्व करना होगा। तो चलो सोल्व करते हैं 3 रख के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड बटा मोल पर लीटर का पावर 3। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, मोल के पावर नीचे 3 है ऊपर 1 है, तो ये मोल का पावर आपको नीचे 3 और ऊपर 1, तो ऊपर 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको -2। फिर लीटर का पावर नीचे -3 ऊपर जाएगा तो +3 और 1 घटेगा तो लीटर के पावर 2 और साथ में हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बताओ। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही है सी, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। रिएक्शन है अभिक्रिया P + Q 2R + X, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे P के अदृश्य होने की दर बराबर S के दृश्य होने की दर, Q के अदृश्य होने की दर बराबर 2 गुने R के दृश्य होने की दर, P के अदृश्य होने की दर बराबर Q के अदृश्य होने की दर। तो इसमें सही बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन का हम लोग लिखते हैं रेट इक्वेशन, तो क्या लिखाएगा -dP/dt इक्वल टू -dQ/dt इक्वल टू 1/2 dR/dt इक्वल टू ds/dt। तो यहाँ पे आप देखो P के और S में रिलेशन पूछ रहा है, तो P के अदृश्य होने की दर बराबर S के दृश्य होने की दर, एक कथन बिल्कुल जो है वो सही है, क्योंकि ये यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, गुणांक नहीं है। तो जो P और S बराबर है तो जितना तेजी से P घटेगा उतना तेजी से S बढ़ेगा, तो ये बिल्कुल सही है। फिर आते हैं Q के अदृश्य होने की दर, यानी Q के लुप्त होने की दर दुगना है R के दृश्य होने की दर से, यानी R के दृश्य होने की दर से दुगना है, तो बिल्कुल नहीं। इसको देखो यहाँ पे Q के अदृश्य होने की जो दर है वो R के दृश्य होने की दर के 1/2 है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, फिर P के अदृश्य होने की दर, P और Q में पूछा है, तो P के अदृश्य होने की दर और Q के अदृश्य होने की दर बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कोई गुणांक नहीं है दोनों में। फिर Q के अदृश्य होने की दर बराबर 1/2 गुने R के दृश्य होने की दर। देखो यहाँ पे Q और R, तो इसमें रिलेशन हमने लिखा है यहाँ पे Q के अदृश्य होने की दर 1/2 गुने R के दृश्य होने की दर, तो ये भी कथन सही है। मतलब आपसे गलत पूछा जा रहा था, तो गलत कौन वाला हुआ, गलत हो गया आपका बी ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया x बराबर y के लिए अभिक्रिया की दर 27 गुना हो जाती है जब x के सांद्रण को 3 गुना बढ़ाया जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम रेट लिखें इसका अगर रेट लिखा जाए तो क्या लिखेंगे बताओ। रेट बराबर होगा कि x का पावर n, क्योंकि ऑर्डर नहीं मालूम है। तो फिर बोल रहा है कि जब आप x को 3 गुना करते हो तो ये 27 गुना हो जाता है, तो 27 गुने रेट बराबर k इंटू 3x का पावर 3। अब इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानो इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से भाग दे दो, तो
इक्वेशन सेकंड में भाग दे दो इक्वेशन फर्स्ट से, तो बच जाएगा इधर केवल 27 और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, x के पावर यहाँ पे 3 नहीं बल्कि n है, n क्योंकि ऑर्डर तो मालूम नहीं, इसको 3 टाइम्स करना था। तो यहाँ पे बच जाएगा k से k कैंसिल हो जाएगा, x के पावर n से x के पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 3 के पावर n। तो देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 इक्वल टू हो गया 3 के पावर n, बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया का दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो देखो अभिक्रिया का दर स्थिरांक जो है वो ताप पे निर्भर करता है, ताप पे, टेम्परेचर पे। अर्हेनियस इक्वेशन तो आपको पता ही होगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। दर एवं दर स्थिरांक के मात्रक किस अभिक्रिया के लिए समान होते हैं, तो देखो रेट का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, रेट बराबर के आर के पावर n होता है, तो अगर हम r का पावर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, रेट इक्वल टू हो जाएगा के। तो किस कोटि के लिए ऑर्डर जब हमने 0 किया तो रेट और रेट कांस्टेंट आपस में बराबर हो गया, तो यही तो पूछ रहा है कि दर एवं दर स्थिरांक किस अभिक्रिया के लिए समान होते हैं, तो शून्य कोटि के ऑर्डर हमने शून्य किया तो दोनों आपस में बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या किसकी सूचक है, तो जैसे हमने लिखा R और रिएक्शन करके बनाया P, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसमें अभिकारक के अणुओं की संख्या, यहाँ पे ध्यान दो, अभिकारक के अणुओं की संख्या, तो ये हमें बताता है आणविकता के बारे में, अनुकता बी ऑप्शन सही है। तो किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन में, किसी एक पदीय अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु होते हैं वही उसकी अनुकता होती है। अभिक्रिया 2x + y = z के लिए दर समीकरण क्या होगा यदि अभिक्रिया की कोटि शून्य है, तो अगर हम देखो यहाँ से इक्वेशन से भी लिखना शुरू करें तो रेट बराबर होगा के x का पावर 0 और y का पावर 0 y, क्यों, क्योंकि ऑर्डर शून्य है, कोटि शून्य है तो दोनों अभिकारक शून्य होगा, तो रेट इक्वल टू सिर्फ क्या आ जाएगा बताओ, रेट इक्वल टू आ जाएगा के, तो आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की कुल मिलाकर दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है, अभिक्रिया की दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है, तो देखो अभिक्रिया का जो सबसे धीमा पद होता है वही दर निर्धारक होता है, तो सबसे मंद पद से ही दर निकाला जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के प्रकरण में दर स्थिरांक है, तो अगर हम प्रथम कोटि की बात करें तो रेट इक्वल टू के आर के पावर 1 हो जाएगा, के आर के पावर 1 हो जाएगा। तो के इक्वल टू क्या होगा बताओ, के इक्वल टू क्या होगा, रेट बटा आर होगा कि नहीं। तो जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट वो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है अभिकारक के सांद्रता के। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, रिएक्शन का जो रेट है वो अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती है। फिर से सुनो, प्रथम कोटि के अभिक्रिया में जो रेट होगा, रेट यहाँ से देखो, रेट जो है वो समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रता के, रेट समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रता के, लेकिन दर नियतांक व्युत्क्रमानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रता के। तो सांद्रण मात्रकों के समानुपाती, सांद्रण मात्रकों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, सांद्रण मात्राओं के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि अभिक्रिया का जो दर नियतांक है, रेट कांस्टेंट, वो अभिकारक के सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है। बढ़ते हैं आगे। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 10 मिनट है, तो 100 मिनट में कितना पूर्ण होगा, तो देखो यहाँ पे
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि टी हाफ, पेन चेंज कर लूँ, टी हाफ जो है, टी हाफ वो 0.693/K होता है। तो बताओ K इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इक्वल टू हो जाएगा 0.693/10, क्योंकि टी हाफ तो दिया है 10 मिनट। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कि 100 मिनट में कितना अभिक्रिया पूर्ण हुआ, तो अपने पास टाइम है 100, तो T बराबर होता है 2.303/K, तो K के जगह पे आया 0.693/K यानी 10 लॉग, हम जानते हैं A/A-X होता है। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है, तो देखो ये पूरा सोल्व करोगे तो कितना आएगा, सबको एक तरफ एक स्टेप काट के जल्दी से करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू 0.693/10 गुने 2.303 इक्वल टू लॉग, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस 100 हो गया। वेरी गुड। अब इसको सोल्व करो तो 10 से 1 कट गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे 6.93, द्वितीय 6 यानी 3 बार में कट जाएगा, तो 3 इक्वल टू आपके पास आ गया लॉग 100/100 माइनस x। ओके, तो अब यहाँ देखो लॉग को इधर भेज दो तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो इसको अगर और सोल्व किया जाए, इसको मैं 2 भाग में डिवाइड कर लूँ, तो और सोल्व किया जाए तो देखो क्या होगा, a 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि इधर से लॉग जाएगा तो इधर एंटी लॉग 10⁻³ बराबर 100/100 माइनस x, तो 1000 हो गया। तो जब इसको अब सोल्व करोगे तो 100 माइनस x इक्वल टू होगा 100 माइनस x इक्वल टू होगा 1/10, क्योंकि 1000 तो यहाँ पे किसी स्थिति में एक द्विआण्विक अभिक्रिया गतिक रूप से प्रथम कोटि के हो सकती है, तो जब दोनों अभिकारकों के सांद्रण समान हो, नहीं जब एक अभिक्रिया करने वाली स्पीशीज बड़े अधिकता में हो। तो यहाँ पे अब मैंने अभी बताया कि A+B C बना रहा है, तो B अगर एक्सेस में है तो इसके सांद्रता में परिवर्तन 0 के बराबर होगा, तो सिर्फ रिएक्शन का रेट A पे निर्भर करेगा। तो ऐसा तब होता है जब एक क्रिया करने वाली स्पीशीज बड़े अधिकता में हो, तो B ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, एथाइल एसीटेट का जल अपघटन किसकी अभिक्रिया है? तो देखो यहाँ पे वाटर जो है ना, ए वाला एक्सेस में रहता है, एक्सेस में अधिक मात्रा में, तो ये प्रथम कोटि का, छदम प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। किस अभिक्रिया की दर ताप के साथ बढ़ती है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया हमेशा ताप बढ़ाने से बढ़ती है और ऊष्माक्षेपी ताप बढ़ाने से घटती है। हाइड्रोकार्बन का विघटन इस रिएक्शन के अनुसार होता है, तो सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है K इक्वल टू 4.5 गुने 10⁻11 पर सेकेंड, ठीक है, E के पावर माइनस 28,000 Kelvin/T है, ठीक है। और हम लोग अकॉर्डिंग टू अरहेनियस इक्वेशन क्या पढ़े हैं? K इक्वल टू E के पावर के बराबर A E का पावर माइनस EA/RT। तो आप जरा सोचो
कि यहाँ पे ई के पावर माइनस 28,000 k/t है और यहाँ पे ई के पावर माइनस a/RT, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस a/RT इक्वल टू हो गया माइनस 28,000 k/t। ठीक है, तो t से t कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 28,000 गुने r। तो r का वैल्यू रख लो यहाँ पे, 28,000 गुने r का वैल्यू 8.314, गुना करोगे आ जाएगा 232.79। तो ये हुआ। दहलीज ऊर्जा किसके बराबर होती है? देखो तीन चीज़ है, एक है अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा, अणु की ऊर्जा, दूसरा है सक्रियण ऊर्जा, और तीसरा है देहली ऊर्जा। तो आप याद रखना, अणुओं की ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है? देहली ऊर्जा के बराबर। अब ये तीनों को समझा देते हैं। अणुओं की ऊर्जा के मतलब अभिकारक के अणुओं के पास पहले से कितनी ऊर्जा है। सक्रियण ऊर्जा का मतलब हुआ कि अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए बाहर से आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है। अगर अणुओं की ऊर्जा कम है तो कुछ ऊर्जा आपको बाहर से देनी पड़ेगी। और देहलीज ऊर्जा का मतलब होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को प्रतिफल में बदल दे। तो अगर अभिकारक के पास देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ना होता है, उससे कम होता है, तो बाहर से सक्रियण ऊर्जा देना पड़ता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक उत्प्रेरक की भूमिका किसे परिवर्तित करने की है? तो उत्प्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करता है। अब क्रिया A+2BC के लिए दर नियम इतना है, अभिकारक B का सांद्रण दुगना हो जाता है तो A का सांद्रण कांस्टेंट रखते हैं, दर स्थिरांक का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ पे एकदम आसान सा सवाल है कि रेट तो आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है कि KA और B दोनों का पावर 1 है। तो B को कांस्टेंट, B को क्या किया गया? B का दुगना किया गया, A को कांस्टेंट। तो A में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन B को क्या किया गया? दुगना कर दिया गया। तो अब आप देखो तो इसको मान लो रेट 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग रेट 2। तो रेट 2 इक्वल टू क्या आ गया? रेट 2 इक्वल टू आ गया 2 इंटू के कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये हो गया 2 इंटू, अब KAB को देखो तो ये रेट 1 के बराबर है कि नहीं? K इंटू A इंटू B, तो ये रेट 1। तो रेट 2 जो हो गया वो रेट 1 के दुगना हो गया। तो B ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो बताते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए केवल पर सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर के लिए लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो यही तीन आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर को ही सांद्रता बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ क्या होगा? समय का पर सेकेंड, यानी सिर्फ पर सेकेंड। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया की वेग तो अभी बताया मैंने, लीटर पर मोल पर सेकेंड होगा। तो लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड यहाँ पे है, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है? ताप पे निर्भर करेगा। अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे निर्भर करता है। एक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता, तो अभिक्रिया होगी तो शून्य कोटि का। देखो शून्य कोटि के लिए रेट इक्वल टू
के आर का पावर 0 होगा। तो रेट तो सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, आर पे कहाँ डिपेंड कर रहा है, इसलिए शून्य कोटि का होगा। वेग स्थिरांक मोल पर लीटर पर सेकंड निम्न में से किसके लिए है? मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड किसके लिए आता है? जीरो ऑर्डर के लिए आता है, यूनिट जीरो ऑर्डर। तो ये आपका हो गया 4th नंबर क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 1+2 वेग समी, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, a + हाफ b था। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, आप रेट का इक्वेशन देख लो सीधे जो नीचे दिया हुआ है, k है और a का पावर, a के कंसंट्रेशन के पावर p और b के कंसंट्रेशन के पावर q है। तो आपसे पूछा गया ऑर्डर क्या होगा, तो देखो ऑर्डर याद रखना, इस तरह का अगर रेट इक्वेशन देकर ऑर्डर पूछे तो जो अभिकारक के सांद्रता का पावर होता है वही जोड़ लेते हैं। तो ये P और प्लस Q हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभिक्रिया H2 + Br 2HBr के लिए वेग दिया हुआ है तो अभिक्रिया की कोटि है। देखो यहाँ पे फिर से रेट क्या दिया, रेट आपको दिया गया K H2 का पावर 1 और Br 2 का पावर 1/2। तो आपसे ऑर्डर पूछा, तो ऑर्डर अभी मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ पावर को जोड़ लो। तो 1 + 1/2 तो कितना आ जाएगा? 3/2। तो आंसर होगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये आपके लिए है, यदि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अप्रभावित रहेगी, कम हो जाएगी, कि कभी बढ़ेगी और कभी घटेगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है बच्चों, कमेंट में देना है, ठीक है, कि यदि अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की रेट क्या होगी, ये इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप मेहनत करते रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करें तो उतनी ही आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।